Hello, welcome guys. My name is Dharmendra Panjwani and we were doing cash flow statements for class 12th. हमने अब तक पार्ट 3 तक हमारा कंप्लीट कर लिया था और हमने पार्ट 3 में क्या पढ़ा था, हमारे लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? वी डिड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. नाउ दैट हमने तीनों एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है. हम काफ़ी चीज़ें जानते हैं कि तीनों एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लोज क्या होते हैं, कैश आउटफ्लोज क्या होते हैं, ठीक है. कौन सी चीज़ एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए किस टाइप की एक्टिविटी में हो सकता है. जैसे बैंक्स के लिए लोन देना और लेना ऑपरेटिंग में हो सकता है, बट नॉर्मली एक किसी नॉर्मल एंटरप्राइज के लिए लोन देना और लेना इन्वेस्टिंग में हो सकता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में हो सकता है, ठीक है. चलो, यहाँ हमारे पास एक चार्ट है जिसपे सब कवर कर रखा है. हम एक बार उसको गो थ्रू करते हैं और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा इससे, ठीक है. कैश इनफ्लोज फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर को हमने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की और कस्टमर ने हमें पैसे दिए. ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है. हमने गुड्स और सर्विस प्रोवाइड की, इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इससे हमें क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, ठीक है. सेकेंड इज रिसीट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज. हमने कोई ऐसा काम किया जिससे हमें रॉयल्टी रिसीव हो रही है, हमें कमीशन रिसीव हो रही है, तो क्या है? ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी है और इसी के थ्रू हमें क्या हो रहा है? कैश इनफ्लो रिसीव हो रहा है, ठीक है. नाउ वी पॉइंट आउट टू कैश आउटफ्लो. कैश आउटफ्लो देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का. पेमेंट किया हमने एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस का, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस का हमने पेमेंट किया है, ठीक है. इट इज व्हाट? आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. एम्प्लॉइज हमारे क्या है? ऑपरेशंस का पार्ट फॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं, ठीक है. सेकंड, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम सप्लायर. हमने सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है. हमने रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेज किया और हमने क्या दिया? कैश दिया सप्लायर को, तो कैश आउटफ्लो हुआ. ये हमारा एक और कैश फ्लो आउटफ्लो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का. नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे हेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, आपके रेंट का खर्चा हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, जो भी रिक्वायर्ड होता है बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए, तो उसके लिए आप खर्चे करते हो, खर्चों में आपका कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है. सो दैट इज कैश आउटफ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एक और दे रखा पेमेंट ऑफ टैक्सेस. स्पेलिंग देख लो, गलत है. पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने काम किया, आपने इनकम जनरेट किया और उस इनकम पे थोड़ा टैक्स पे किया. अगर आप इनकम इनकम किस 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 ऑपरेशंस के थ्रू जनरेट कर रहे हो, राइट, ऑपरेशंस के थ्रू जनरेट कर रहे हो. अगर आप इनकम ही नहीं कमाते तो आप टैक्सेस नहीं देते, ठीक है. सो इट्स और इंटरलिंक. टैक्सेस आप ऑपरेशंस करते हो, ऑपरेशन से इनकम जनरेट करते हो एंड देन इनकम पे टैक्स पे करते हो. सो इट्स आप टैक्स पे कर रहे हो, आपका कैश जा रहा है, ठीक है. सो इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश आउटफ्लो. नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. कैश इनफ्लो की साइड पे सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट या एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर मान लो फर्नीचर्स है, ठीक है. इक्विपमेंट में फर्नीचर्स हम डाल सकते हैं, ठीक है. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ गया और अब इनके अंदर लैंड भी डाल सकते हो क्योंकि लैंड प्रॉपर्टी हो गई, लैंड, बिल्डिंग्स, ठीक है, कंप्यूटर्स. इन सबको आपने सेल किया, सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, कैश इनफ्लो होगा, ठीक है. सो इट्स वन. सेकंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं और मैंने वो शेयर बेच दिए. शेयर बेचने में मुझे क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा, ठीक है. और शेयर मैंने क्यों हेल्ड कर रखे थे? इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से, ठीक है. सेकंड क्या है? फर्स्ट तो ये हो गया. सेकंड, रिसीट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. रिसीट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. हमें इंटरेस्ट कब मिलेगा? हमें इंटरेस्ट तब मिलेगा जब हमने किसी को पैसे दिए होंगे, लोन दिया होगा, ठीक है. कोई आया मुझसे मांगने की मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है और मैंने उसको 12% के इंटरेस्ट पे लोन दे दिया. अब वो मुझे क्या करेगा? 12% का इंटरेस्ट देगा, ठीक है. तो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे कैश मिल रहा है, मेरे लिए कैश इनफ्लो हो रहा है, तो वो क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा हमारे, ठीक है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो. सिमिलरली डिविडेंड, मैंने किसी का शेयर खरीद लिया, मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, ठीक है. तो कंपनी आपको क्या पे करेगी? डिविडेंड पे करेगी. थर्ड देखते हैं इसी में, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स. अच्छा, ये फाइनेंसिंग का है, बाद में देखेंगे इसको. भाई मैं सोचूं क्या आ गया भाई. खैर, इधर आते हैं अपन कैश आउटफ्लो पे. परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड नॉन करंट
इन्वेस्टमेंट्स, यानी मैंने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा तो मैंने कैश पे किया होगा, तो मेरे लिए कैश आउटफ्लो हुआ होगा। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम क्या मानते हैं, एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैंने कोई कंपनी का शेयर खरीदा होगा, ठीक है, मैंने कोई कंपनी का शेयर खरीदा होगा, तो खरीदने के लिए कैश आउटफ्लो हुआ होगा, मैंने पैसे दिए होंगे, तो ये क्या हुआ, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आते हैं हमारी थर्ड एक्टिविटी, थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें फर्स्ट आता है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। हमने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, ठीक है, मैंने मार्केट में इशू करे, मार्केट में लोगों ने उन्हें खरीदा। लोगों ने कैसे खरीदा, लोगों ने पैसे दे के खरीदा, ठीक है। लोगों ने पैसे किसको दिए, मुझे दिए, मुझे पैसे दिए और मुझसे शेयर लिए, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है। और शेयर्स क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। कैपिटल जब ऊपर नीचे होता है तो उसी चीज को हमने पढ़ा था, फाइनेंसिंग चीज होती है वो, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है कैपिटल का अप डाउन होना। सो इट्स वन थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डेट्स एंड बॉन्ड्स, मैंने लॉन्ग टर्म डेट्स, डिबेंचर्स या मैंने बॉन्ड्स इशू करे, ठीक है। और सिमिलरली जैसे लोग शेयर्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि शेयर्स वगैरह कैपिटल का पार्ट माना जाता है, सिमिलरली डेट्स और बॉन्ड्स जो होते हैं सेम ही काइंड ऑफ प्रोसेस होता है, बट डेट्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनके साथ एक रेट अटैच होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो 14% डिबेंचर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म, या फिर इसको लॉन्ग टर्म नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी के फॉर्म में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, मैंने डिबेंचर दिए पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक ने ये डिबेंचर खरीदने के लिए मुझे दिए पैसे, मान लो 100 करोड़, ठीक है। इन्होंने दिए पैसे, अब मैं 100 करोड़ पे कितना 14% इंटरेस्ट इनको पे करूंगा, ठीक है। किसको पे करूंगा, पब्लिक को। गॉट इट। तो यहाँ पब्लिक ने मुझे पैसे दिए सबसे पहले, तो मेरे लिए क्या हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, ठीक है, किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सिमिलरली मैंने किसी को लोन दिया, ठीक है। सिमिलरली मैंने किसी को लोन नहीं दिया, मैंने किसी से लोन लिया, ठीक है, मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक ने मुझे पैसे दिए, मेरे लिए क्या हुआ, कैश इनफ्लो हुआ। अब मैं बैंक को क्या दूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है। यहाँ पे यही लिख रखा है, कैश आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पॉइंट आप होपफुली समझ गए होगे, ये देखो मैंने 14% से इंटरेस्ट पे किया, कितना, 14 करोड़ रुपीज का पब्लिक को, तो मेरे लिए क्या हुआ, इंटरेस्ट का पेमेंट आउटफ्लो हुआ, ठीक है, कैश आउटफ्लो हुआ। सिमिलरली मैं डिविडेंड भी पे करूंगा, क्योंकि मैंने शेयर्स इशू करे थे, और जिनको मैंने शेयर्स दिए उनको मैं अब डिविडेंड दूंगा, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी मैंने जो डिबेंचर्स इशू करे थे वो वापस पब्लिक से ले लिए, और मैंने पब्लिक के 100 करोड़ रुपए पब्लिक को वापस दे दिए, तो मेरे लिए क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, ठीक है। सिमिलरली मैंने बैंक लोन लिया था, मैंने बैंक लोन पूरा का पूरा चुका दिया, तो वो क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ। और क्या होता है कैश आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को मैंने वापस बायबैक कर लिया, यानी जिनके पास शेयर्स पड़े थे उनको मैंने पैसे उन शेयर्स के दे दिए, और मैंने वापस शेयर्स ले लिए, मैं कंपनी हूं, मैंने वापस शेयर्स ले लिए, ठीक है। सिमिलरली मैंने प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे थे, ठीक है, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे थे, मैंने वो वापस ले लिए, मैंने उन्हें रिडेम्पशन कर दिया। याद रखना, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को जब हम वापस लेते हैं तो उस पर कहते हैं हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जबकि इक्विटी शेयर्स के टाइम पे जब हम इक्विटी शेयर्स को वापस लेते हैं उसको हम बोलते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ये आप याद रखना। यहाँ हमारे ये कंप्लीट होता है एक शॉर्ट सा रिवीजन, उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सब पेक्यूलियर आइटम्स, यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स जिनका अलग ट्रीटमेंट होगा हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। सबसे पहला बता रखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। व्हाट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, आइटम्स दैट आर नॉट रेगुलर फिनोमिनन, यानी कि रेगुलर नहीं होते ये, जैसे कि लॉस ड्यू टू थेफ्ट और अर्थक्वेक और फ्लड। मान लो आपका कैश जो है आपके दुकान के ड्रॉवर में कैश पड़ा था, कितना कैश, 1 लाख रुपीज, ठीक है। कोई आया और उसे 1 लाख रुपीज को चुरा के ले गया। अब कैश आउटफ्लो तो हो गया, बिजनेस से कैश निकल तो गया, ठीक है, बट कैश आउटफ्लो हो तो गया,
बट आप कौन सी एक्टिविटी में डालोगे इसको? ठीक है, समझ रहे हो आप? है क्या है ये? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। या फिर आप देख लो, अर्थक्वेक आ गया और आपकी दुकान टूट गई और वो कैश क्या हुआ, गुम हो गया कहीं। या फिर फ्लड आ गई तो वो क्या हो गया, बह गया पानी के साथ। सिमिलरली आगे क्या बोल रहा है ये, extraordinary items are non-recurring in nature and hence cash flow associated with extraordinary items should be classified and disclosed separately as arising from operating, investing and financing activities। ये बोल रहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं ना उनको डिफरेंटली क्लासिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होता है? नॉन रिकरिंग का ये मतलब होता है कि ये बार बार नहीं होते, ये बहुत रेयर है। ये बार बार नहीं होते, ये बहुत रेयर है। सर रिकरिंग का मतलब होता है कोई चीज जो बार बार हो। हम क्या करते हैं, सेल और परचेज बार बार करते हैं। हमने फिनिश गुड का सेल किया, हम बार बार सेल करते जाएंगे। हम फिनिश गुड्स को बनाने के लिए परचेज करते हैं रॉ मटेरियल का, तो हम बार बार करते जाएंगे। सो दैट इज रिकरिंग। व्हाट इज नॉन रिकरिंग? जो बार बार नहीं होता है, जो बार बार नहीं होता है। सिमिलरली ऐसी चीजें जैसे चोरी हो जाना, फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, ये क्या बार बार होता है? ये रोज रोज होता है? नहीं सर, ये रोज रोज नहीं होता। तो ये क्या कह रहा है, ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स जो रोज रोज नहीं होते, रोजमर्रा की चीजें नहीं है, इनको अलग दिखाएंगे हम। किससे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों से अलग दिखाएंगे। ठीक है, दिस इज डन टू enable users to understand the nature and effect on the present and future cash flows of enterprise। सिंपली ये क्यों करते हैं? ताकि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिन लोगों की निगाहें हैं, जिन लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को ताकि पता चले कि इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की वजह से कितना प्रेजेंट और फ्यूचर के कैश फ्लोज पे इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज हुज मेन बिजनेस इज लेंडिंग एंड बोरिंग। ऐसा कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज जिसका मेन बिजनेस क्या है, पैसा लेना और पैसा देना। आई बात आपको समझ में? आप सोचोगे पैसा लेना देना, मैं समझ नहीं पा रहा। मेन बिजनेस इज लेंडिंग एंड बोरोइंग। ठीक है, लेंडिंग यानी पैसा देना, पैसा लेंड करना। बोरोइंग मतलब पैसा लेना उधारी पे। और ये कौन से बिजनेसेस होते हैं? ये होते हैं बैंक। ठीक है, बैंक क्या करती है, आपके पास पड़ा है कैश, आपने क्या किया, अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट, बैंक के साथ अकाउंट खुला और वो बैंक को दे दिया कि आप मेरे नाम के इस अकाउंट में मेरा कैश रखो। तो जनरली बैंक कर क्या रहा है, बैंक आपसे पैसे ले रहा है और अपने पास एज अ लाइबिलिटी रख रहा है। वो बैंक का पैसा थोड़ा ना है, वो तो मेरा पैसा है, एज अ लाइबिलिटी रख रहा है। ठीक है, सिमिलरली किसी को अगर लोन लेना है तो वो बैंक के पास जाता है, बोलता है सर मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, सर मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए। तो बैंक क्या करती है, उसको लोन देती है, उसको लेंड करती है पैसे, उसको पैसे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक की बात हो रही है। ओके, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हाइल डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसे ऐसे बैंक्स के लिए, ऐसे बैंक्स के लिए इंटरेस्ट पे करना क्या चीज होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। इंटरेस्ट रिसीव करना क्या चीज होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, डिविडेंड को रिसीव करना क्या चीज होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। और डिविडेंड को पे करना वो क्या चीज होगी, वो सर वो होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या बात चल रही है, ये क्या हो रहा है। मैं आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करता हूँ। ये लो, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के बारे में। गाइज मेरे को एक बात सच सच बताना, मेरी राइटिंग अच्छी है क्या? आई होप सो, पर खैर। हाँ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एंटरप्राइज whose main business is
लेंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है, यानी कि दैट इज बैंक्स, ठीक है। जस्ट रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक्स, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट, मेरे को पहले से कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। ये बैंक है, ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर ले लूँ, ये वाला आई थिंक सही रहेगा। ये बैंक है। आज गाइस जन्माष्टमी है, हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइज आए थोड़ी, आई होप, ठीक है। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए ने, हम बैंक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। सो बैंक ने क्या किया, डिपॉजिट लिया, ठीक है, और वहीं बैंक ने क्या दिया, मिस्टर बी को लोन दे दिया, ठीक है, यानी लेंड कर दिया मनी एंड यहाँ पे बोरो कर लिया। समझ रहे हो, बैंक ने लिया है, मिस्टर ए ने दिया है, और वहीं सेकंड केस में मिस्टर बी ने लिया है पैसा बैंक से, और बैंक ने मिस्टर बी को पैसा दिया है, ठीक है। ये चीज हुई। अब ये एक्टिविटी तो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बैंक के लिए तो बहुत सिंपल है ना, ये एक्टिविटी तो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहां पे मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी विल पे इंटरेस्ट, ठीक है। अपन बैंक के उससे पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं ना, तो अपन पे नहीं लिखेंगे, हम रिसीव लिखेंगे, क्योंकि बैंक को तो मिलेगा इंटरेस्ट। रिसीव इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा ही होता है, अगर मैं बैंक से जाके लोन लूं तो बैंक को मुझे क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लोन अमाउंट पे, है ना, सही बात है ना, राइट। सिमिलरली अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाऊं, यानी कि आप में से किसी न किसी ने, आप में से मोस्ट लोगों ने अपने बैंक में अकाउंट्स खुलवा रखे होंगे, आपने मोस्ट लोगों ने अकाउंट्स खुलवा रखे होंगे, ठीक है। और उस पे क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट पे आपको डिपॉजिट, आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो यहाँ पे मिस्टर ए ने सेविंग्स अकाउंट खुला रखा है, मान लो विथ बैंक, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मिस्टर ने लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। बैंक क्या करेगा, बैंक मिस्टर ए को पे करेगा इंटरेस्ट, पे इंटरेस्ट, ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई यहाँ पे, जैसे कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का ये मतलब हुआ लेंडिंग मनी, लेंड मनी करेंगे यानी कि पैसे देंगे, तो हमें क्या होगा, रिसीव, यानी मैं ऐसे लिख रहा हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं अभी, ठीक है। हमने बोरो करा मनी, यानी हमने मनी लिया, बैंक ने मनी लिया, ठीक है, मिस्टर ए से लिया ना, तो बैंक क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट पे करेगा। तो ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी पहली चीज हो गई। अब हम आते हैं दूसरी चीज, आपने वो देखा होगा डिविडेंड वाला, मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ अब। ये बैंक है, ड्राइंग मेरी वैसे तो अच्छी है पर पता नहीं क्या ही बन रहा है अब, खैर। ये बैंक है, ठीक है, ये कस्टमर्स हैं, ठीक है, ये कस्टमर्स हैं, इन्होंने ओपनड सेविंग्स अकाउंट, टोटल रुपीज 100 करोड़,
यानी अलग 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 लोगों ने अपना अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और उस अकाउंट का टोटल क्या हुआ, 100 करोड़ रुपीस बैंक को डिपॉजिट मिला, ठीक है, बैंक को पैसा मिला 100 करोड़ रुपीस। अब बैंक इस पे इंटरेस्ट तो पे करेगी, पे इंटरेस्ट ऑन 100 करोड़ डिपॉजिट, ठीक है। सिमिलरली बैंक ने इस 100 करोड़ में से, मैं आपको ऐसे कंसेप्ट बताता हूँ, मान लो जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है वो है 7%, ठीक है, 7%, ठीक है। सिमिलरली बैंक ने अपने कस्टमर्स को ही, कुछ कस्टमर्स को लोन दे दिया, है ना, गेव लोन ₹50 करोड़ एट 12% रेट, ठीक है। यानी अब कस्टमर्स क्या करेंगे, रिसीव इंटरेस्ट एट 12%, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, बैंक के पास 100 करोड़ रुपीस थे, ठीक है, बैंक के पास 100 करोड़ रुपीस थे। मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लेके जा रहा हूँ, 100 करोड़ रुपीस थे बैंक के पास, अब 100 करोड़ रुपीस पड़े, बैंक हर साल 100 करोड़ रुपीस पे कितना पे करेगी, 7%, यानी 7 करोड़ का इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। सिमिलरली बैंक ने 50 करोड़ रुपीस क्या कर दिए, लोन में दे दिए, ठीक है। सो 100 करोड़ में से 50 करोड़ रुपीस लोन में दे दिए बैंक ने। बैंक के आप खुद सोचो, खुद आप बैंक हो, ठीक है, किसी ने आपको 100 करोड़ रुपीस दिए, ठीक है, और बोला कि 100 करोड़ रुपीस तू अपने जेब में रख और मेरे को इस पे इंटरेस्ट देना। मैंने बोला ठीक है, साल के बाद मैं उसको कितना इंटरेस्ट दूंगा, 7 करोड़ का इंटरेस्ट दूंगा, 7% मेरी रेट है डिपॉजिट पे। अब मैं 100 करोड़ रुपीस जेब में रख के क्या घूमूंगा क्या इधर उधर, नहीं, मैं भी तो कमाने का सोचूंगा ना। मैं क्या पागल हूँ जो जेब में 100 करोड़ रुपीस दूं, रखूं, और साल भर के बाद में 107 करोड़ रुपीस वापस लौटा दूं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। मैं क्या पागल हूँ, नहीं, मैं क्या करूंगा, 100 करोड़ रुपीस में से 50 करोड़ रुपीस किसी ऐसे को दे दूंगा ज्यादा रेट पे, ठीक है। सो मेरी जेब में अब कितना बचेगा, 50 करोड़ रुपीस बचा, क्योंकि मैंने 50 करोड़ किसी और को दे दिया। अच्छा, यहां मुझे 7 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो यहां से 7 करोड़ रुपीस जा रहे हैं, पर मेरे को मिलेंगे कितने, मैंने 50 करोड़ रुपीस दे दिए, और 50 करोड़ रुपीस में मुझे 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 6 करोड़ का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, मैं पे कर रहा हूं इंटरेस्ट 7 करोड़, मुझे मिल रहा है 6 करोड़, तो मैं कितना, माइनस के 1 करोड़ के लॉस में हूं। यही तो बात है, मेरे पास 50 करोड़ रुपीस पड़े हुए हैं, पर मैं माइनस के 1 करोड़ के लॉस में हूं। समझ रहे हो। अब द थिंग इज कि बैंक के पास ये 50 करोड़ रुपए जो है ना, ये जो 50 करोड़ रुपए जेब में अभी पड़े हैं, ये भी तो आइडल बचे हैं। तो बैंक क्या करेगा, जब कोई लोन लेने वाला है ही नहीं, तो जबरदस्ती लोन थोड़ी ना देगा लोगों को। बैंक क्या करता है, इस 50 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। और बैंक जो होती है ना, सारी यही चीजें करती है। बैंक क्या करती है, इन्वेस्ट ही करती है। बैंक आपका पैसा लेके क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, और इन्वेस्ट करने पे कितना कमाती है, अराउंड अराउंड मान लो 14-15% कमाती है, ठीक है, 14-15% कमाती है। यानी बैंक आपसे पैसे लेती है, आप सोचते हो कि मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है पैसा, ठीक है, मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है पैसा। मैं थोड़ा आपको और उस कॉन्सेप्ट में लेके जा रहा हूँ। बैंक क्या, बैंक के पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। बैंक क्या अज्यूम करती है कि कोई एक ही टाइम पे सारे पैसे विड्रॉ नहीं करेगा। अब ये जो 100 करोड़ है, वो मान लो 10,000 लोगों ने अलग अलग अमाउंट जमा करवाया, तो सबका टोटल 100 करोड़ है। बैंक ये मानती है कि सारे के सारे 10,000 लोग अपना पैसा एक टाइम पे नहीं निकालेंगे, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि यार इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो मैं अगर निकालता हूं तो पैसे कैसे निकल जाते हैं, बैंक यही सोचती है। बैंक मोटा मोटी अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है, और जरूरत पड़ने में थोड़ा थोड़ा डी इन्वेस्ट भी करती है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि बैंक पागल नहीं है। बैंक के जेब में जो पैसा पड़ा रहेगा वो बैंक सामने इन्वेस्ट कर देगी। अब बैंक क्या कमाएगी, सेम अमाउंट पे 15% कमाएगी,
और बैंक सेम अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना पे करेगी, 7% पे करेगी, तो बैंक का फायदा कितना हो गया, बैंक का फायदा हो गया 8% का, हो गया ना। बैंक, आपने बैंक को पैसे दिए और बैंक आपको 7% दे रही है, और वही पैसे बैंक आगे लगा रही है इन्वेस्ट करके 15% पे, तो बैंक कमा क्या रही है, 8% का कमा रही है। ठीक है, बैंक को 100 करोड़ पे 50% पे 15% से 15 करोड़ रुपीज मिलेगा रिटर्न साल भर के बाद। और आपको कितना देगी बैंक, 100 करोड़ पे 7% का रिटर्न, यानी 7 करोड़। तो 15 वो ले रही है, 7 करोड़ वो दे रही है, कमाएगी कितना, कमाएगी कितना, कमाएगी 8 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि ये जो इन्वेस्ट है ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, और इन्वेस्ट मान लो इन्होंने किस में किया, शेयर्स में किया। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसको भी हटा ही देता हूं, इन्वेस्ट इन शेयर्स। ठीक है, देन क्या होगा, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड भी क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। डिविडेंड रिसीव भी क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, अब आता है डिविडेंड पेमेंट। तो उसके केस में तो यही लगेगा, डिविडेंड पे क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक इशूड शेयर्स। ठीक है, और बैंक ने इशू किए हैं शेयर्स, तो इट विल बी व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक का काम थोड़ा ना है ये, ऑपरेशन का काम थोड़ा ना है कि बैंक शेयर इशू करते रहे अपने। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा थोड़ा ये पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, या फिर अपन कल ही करते हैं, अपन इसके नोट्स बना लेते हैं। अपन ने आज 2 पॉइंट्स पढ़े, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड इंटरेस्ट इन डिविडेंड। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, दैट आर नॉट रेगुलर फिनोमिनन, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, सम peculiar आइटम्स में फर्स्ट आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं अपन इसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में, नॉन recurring in nature। ठीक है, एग्जाम्पल, लॉस ऑफ कैश ड्यू टू थेफ्ट, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। ठीक है, और क्या होता है ये, क्लासिफाइड सेपरेटली देन ऑल थ्री एक्टिविटीज used to कैसे करूँगा इसको इंग्लिश इजी में, यूज्ड बाय फाइनेंशियल यूजर्स टू नो, फाइनेंशियल यूजर्स को पता लगने के काम आती है किस पे, इनका इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, इनको मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, ये देखो। आई होप आप इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का समझे हो बैंक के केसेस में।
बैंक के केस में इंटरेस्ट पे करेगा और रिसीव करेगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव करेगा, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्यों, वापस मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ। बैंक आपसे पैसे लेके, आप जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालते हो, बैंक वो सेविंग्स अकाउंट का पैसा लेके कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। और वो इन्वेस्ट करने वाली जो जगह होती है ना, वो ज्यादा रिटर्न देती है बैंक को, ठीक है। बैंक को वो रिटर्न देगी 15%। बैंक को मान लो बैंक ने वो किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। बैंक को वो शेयर डिविडेंड देगा 15% का, और बैंक आपको इंटरेस्ट देगी कितना, 7% का। तो बैंक की इनकम क्या हो गई, बैंक की इनकम हो गई 8% की, ठीक है। आपको एक और थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ये देखो, ठीक है। मिस्टर ए बैंक 100 करोड़, ठीक है। बैंक ने क्या किया, बाय शेयर्स ऑफ डीपी लिमिटेड, कितने के, 100 करोड़ के शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब ये इसको देगा डिविडेंड पेड टू बैंक, कितना, 15 करोड़। और बैंक क्या पे करेगा मिस्टर ए को, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, यानी बैंक पे कर रहा है किसको, टू मिस्टर ए, ₹7 करोड़, ठीक है। समझ गए, बैंक उसी 100 करोड़ से कमा रहा है 15 करोड़, और मिस्टर ए को दे रहा है 7 करोड़। तो बैंक की इनकम क्या हो गई, नेट इनकम। वैसे ये नेट इनकम किसी काम की नहीं है, आपको बस बता रहा हूँ कि बैंक का जो ये डिविडेंड, बैंक का जो ये शेयर्स खरीदना और बैंक को जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अगर सिंस आपको अभी भी नहीं ये पॉइंट समझ आ रहा हो, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन योर कमेंट्स, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल हेल्प यू आउट इन एनी केस पॉसिबल, ठीक है। यहाँ हमारा होता है पार्ट नंबर 4 कंप्लीट। आई होप यू ऑल गेट इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट विथ अदर पेक्यूलर आइटम्स।